ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा पीछे की चीज देख लेते हैं कि क्या रिवाइज हमने करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर किया हुआ है विच बेसिकली कवर्स द स्टार्ट ऑफ द वेल्डेड जॉइंट्स। ठीक है, वेल्डेड जॉइंट्स के टॉपिक के अंदर हमारा पर्पस ये है कि वी आर ट्राइंग टू बेसिकली स्टडी थ्री थिंग्स। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कंपेयर टू बोर्ड्स, बहुत छोटा टॉपिक है। विल बी एबल टू होपफुली फिनिश दिस बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, या फिर शायद एक लेक्चर और लगे हमें, एक यानी कि 3 लेक्चर और लगे, या फिर 2 लेक्चर लगे। मोस्ट लाइकली 3 लगेंगे। तो ठीक है, तो पहला काम हमने ये किया है ऑलरेडी अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में कि हमने वेल्डिंग सिंबल्स की बात की। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी टुडे एट द स्टार्ट, और उसके बाद फिर हम स्ट्रेसेस के ऊपर आ जाएंगे। वेल्डिंग सिंबल्स ये होते हैं जी बेटा। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर ये आप ये अभी स्टार्ट करने से पहले हमारे कोई इसमें एक मसला आया था बोल्ड एंड जॉइंट में। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वॉन मैसेज में इसमें टेंसाइल से सिग्मा वाई से है, मगर नीचे जो सिग्मा वाई है ना फॉर्मूला पुटिंग बुक में, वो सिग्मा हाँ वाई 0 क्यों लिया हुआ है? बेटा, उसके ऊपर मैं इस क्लास में नहीं आ सकता, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम हुआ है। तो जो तुम्हारे पास वाली चीज है ना, उसको हम देख लेते हैं, अलग से देखेंगे, लेकिन इसमें नहीं देख सकते लेक्चर में। ठीक है, चलो मैं सही सही। क्विज जब क्या सोल्यूशन में आपसे शेयर कर लूंगा, देन वी कैन टॉक अबाउट दिस। ठीक है, वरना फिर वो ओके पूरा ओके। लेक्चर उसमें निकल जाएगा। मैं ऑलरेडी एक क्लास में एक सर्टेन पॉइंट तक कवर करा चुका हूँ ना सेक्शन बी में, तो अगर मैं डिफरेंट टॉपिक पे शुरू हो गया ना, तो वो बिल्कुल मिसमैच हो जाएंगी क्लास। तो हम उसमें बात कर चलो लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सही सही सही। ओके विल आंसर योर क्वेरी बट एट अ डिफरेंट टाइम। सही। अच्छा, ओके ओके। अब इसमें जो हम दूसरा काम करना चाह रहे हैं, दैट वी वांट टू टॉक अबाउट स्ट्रेसेस, और फाइनली हम उसके स्ट्रेंथ की बात करना चाह रहे हैं वेल्ड्स। तो जो लेक्चर हमने कवर किया था उसके अंदर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर बात की थी वेल्डेड जॉइंट्स की। तो वेल्डेड जॉइंट्स आर बेसिकली कि आपके जो पार्ट्स हैं वो आपस में किस सीक्वेंस में, किस अरेंजमेंट में आपके पास रखे हुए हैं, दैट इज द वेल्डिंग जॉइंट टाइप। ठीक है, तो वेल्डिंग जॉइंट की टाइप है और आपके पास वेल्ड की टाइप है। तो व्हाट वी कैन सी है, फॉर एग्जांपल टी जॉइंट है और आपके पास लैब जॉइंट है, दोनों के अंदर जो टाइप ऑफ वेल्ड है दैट इज सेम। इस टाइप ऑफ वेल्ड को हम कहते हैं फिलेट वेल्ड। ठीक है, अब आपके पास बट जॉइंट है, एज जॉइंट है, दोनों के अंदर ग्रूव वेल्डिंग हो रही है, तो दिस इज अ ग्रूव वेल्ड। सही, बट द टाइप ऑफ द वेल्डेड जॉइंट इज डिफरेंट इन ऑल केसेस। सही, द टाइप ऑफ द वेल्ड्स आर द एक्चुअल, जो कि वेल्ड जिस तरह हो रहा होता है उसकी क्या ज्योमेट्री है, उसका ताल्लुक आपके पार्ट के अरेंजमेंट से नहीं होता, तो वेल्ड की टाइप से। ठीक है, तो एक टाइप हमारे पास ग्रूव है, ग्रूव की वेल्डिंग होती है। ठीक है, कि ग्रूव बना के आप उसके अंदर वेल्डिंग परफॉर्म कर देते हैं। फिलेट वेल्डिंग होती है जिसके अंदर आप कोई ग्रूव वगैरह नहीं बना रहे होते हैं, आप सरफेस के ऊपर से वेल्डिंग कर रहे होते हैं। प्लग्स आर सॉर्ट ऑफ लाइक स्पॉट वेल्डिंग, आप होल्स करते हैं तो उसके अंदर फिलिंग कर देते हैं, और स्लॉट में आप थोड़े बड़े स्लॉट्स बना देते हैं और उसके अंदर फिलिंग करके वेल्डिंग कर रहे होते हैं। वी आर फोकसिंग मेनली ऑन ग्रूव एंड फिलेट वेल्डिंग है। सही है, अगर हम इसके बाद आ जाए वेल्डिंग सिंबल्स के ऊपर, तो वेल्डिंग सिंबल्स आर बेसिकली इंजीनियरिंग टूल्स जो कि आपको बता रहे होते हैं कि किस तरह की वेल्डिंग हुई है, कितनी बड़ी वेल्डिंग हुई है, किस प्रोसेस से होनी है, किस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन से होनी है। ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज गिविंग इन दिस वेल्डिंग सिंबल। अब ये सिंबल जो था, दिस बेसिकली मीन्स कि मुझे एक 5 mm, अगर मेरे पास mm में ज्योमेट्री बनी हुई है, 5 mm साइज की मुझे एक फिलेट वेल्डिंग करनी है, विच नीड्स टू गो ऑल अराउंड दिस एज। तो जो भी ये एज बन रहा है, विच इज दिस सर्कमफेरेंशियल एज, इसके ऊपर पूरे में मुझे वेल्डिंग करनी है। ठीक है, तो हमने उसके लिए यू नीड टू एक्चुअली, इफ यू हैवंट देन यू नीड टू गो एंड वॉच दिस लेक्चर। बहुत यूजफुल लेक्चर है, बाद में भी काम आएगा। दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली वेरी गुड इंफॉर्मेशन टू हैव। ठीक है, कि वेल्डिंग सिंबल्स को कैसे रीड करते हैं। ठीक, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। इसके अंदर एक दो चीजें मैं काम की बता देता हूँ। आपका साइज जो होता है वो यहाँ पे आपके वेल्ड सिंबल आ रहे होते हैं, उसके लेफ्ट साइड पे साइज होता है। और अगर इंटरमीडिएट लेंथ है, यानी कि फुल लेंथ, एच की फुल लेंथ पे नहीं हुआ हुआ, तो आप यहाँ पे लेंथ भी स्पेसिफाई कर देते हैं। और अगर किसी गैप के बाद रिपीट करना है तो आप उसकी पिच स्पेसिफाई कर। ठीक है, जो वेल्ड सिंबल्स हैं, डिफरेंट टाइप के वेल्ड्स के सिंबल्स अलग होते हैं, तो हमारे लिए फिलेट वेल्ड इंपॉर्टेंट है और ग्रूव वेल्ड इंपॉर्टेंट है। ग्रूव वेल्ड में आप, ग्रूव वेल्ड होता क्या है, ग्रूव वेल्ड ये होता है कि आप अपने सर्फेसिस को एक्चुअली प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप
सरफेसेस में स्लॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वी शेप के या बेवल शेप के या यू शेप के या जे शेप के, तो फिर उसके हिसाब से उनको नाम किया हुआ है। अगर किसी किस्म की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जस्ट दो पार्ट्स रख के उनको आपस में वेल्ड कर रहे हैं, दैट इज अ स्क्वायर ग्रूव वेल्ड। सही। एक इंपॉर्टेंट चीज हमने बोली थी कि आपके पास एरो साइड पे आप वेल्ड सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं कि ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं। इससे ये मैटर करता है कि आपकी ड्राइंग के अंदर एरो जिस तरफ पॉइंटेड है, आपके पास अगर ये दो पार्ट्स है ना, आप इनमें दो एजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक एज वेल्डिंग का प्रोड्यूस हो रहा है जो जिसमें वेल्डिंग हो सकती है, एक ये वाला एज प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज 3D में पार्ट इस तरीके से होगा ना, एक ये वाला एज है और एक इसके पीछे एज है। आप वेल्डिंग किधर करना चाह रहे हैं, तो अगर आप एरो की तरफ सिंबल बनाएंगे वेल्ड का, इसका मतलब है आप जिस एच को एरो पॉइंट कर रहे हैं उस एच पे वेल्डिंग कर रहे हैं। अगर आप दूसरी तरफ बनाएंगे तो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इट ऑन द ऑपोजिट साइड। सही। अगर आप दोनों तरफ बनाएंगे तो हम दोनों तरफ करना चाह रहे हैं। अगर आप वेल्ड ऑल अराउंड सिंबल भी बना देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप पूरे सारे एजेस पे करना चाह रहे हैं। एंड वी सेड कि दिस डज नॉट नीड टू बी सर्कुलर, ये स्क्वायर भी हो सकता है। उसका भी मतलब यही होगा कि आप जितने भी एजेस कांटेक्ट में आ रहे हैं उन पे कंप्लीटली वेल्डिंग कर दें। ठीक। हमने बहुत सारे केसेस देखे थे इसके, प्लीज गो थ्रू दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द न्यूमेरिकल्स एज वेल, बिकॉज इसमें जब हम आगे काम कर रहे होंगे तो हम वेल्डिंग की इंफॉर्मेशन कोई टेक्स्ट के अंदर नहीं दे रहे होंगे, हमारी डायग्राम के ऊपर वेल्डिंग सिंबल्स बने होंगे जिसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप की वेल्डिंग हो रही है, कितनी बड़ी वेल्डिंग हो रही है, विच विल हेल्प अस इन प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल एज वेल। बट ये न्यूमेरिकल तो चले अभी है, बट दिस इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन विच इज वेरी important in the future as well, आपको बाद में भी काम आई। ठीक है। आगे चलिए। हम जब स्ट्रेसेस के ऊपर आते हैं तो हमने स्ट्रेसेस देखने हैं दो तरह के जॉइंट्स के लिए मेनली। एक हमारा जॉइंट है जिसको हम कहते हैं बट जॉइंट, विच इज व्हेन वी द टू पार्ट्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड लाइक दिस। और एक अरेंजमेंट होती है जब आपके पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ लैप जॉइंट अरेंज होते हैं। इन दोनों के केसेस में हमें अपने स्ट्रेसेस को चेक करना है कि हमारे पास किस तरीके से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। द फर्स्ट केस इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, और दूसरे केस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही होती है जिसको हमें देखना पड़ेगा। सही। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस एंड सी कि हम उसमें क्या कर रहे हैं। एक बट जॉइंट के अंदर व्हाट वी हैव इज वी हैव टू पार्ट्स व्हिच आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। ठीक है, उनके बीच में आप वेल्डिंग कर रहे हैं। अब ये एक वी ग्रूव वेल्डिंग है क्योंकि आपने सरफेसेस को वी की फॉर्म में प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है। इसमें देयर इज सम इंफॉर्मेशन व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जो आपके पास सरफेसेस के ऊपर जो पार्ट निकल रहा होता है ना वेल्ड का, व्हिच इज दिस पार्ट हियर, दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट जो होती है वी यूजुअली डोंट वांट दिस, बिकॉज इसकी जो हमारे पास हेल्प आ रही होती है कि यहाँ पे चले, ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन थिक हो गया, शायद हमारी स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। बट बिकॉज ऑफ द सडन ज्योमेट्री चेंज, यहाँ पे जो ज्योमेट्री चेंज हो रही है इसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही थी वो हमारे पास जो एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट आ रहा है कि थिक होने की वजह से उसको निगेट कर रहा होता है। तो नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी डोंट वांट दिस एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट, वी यूजुअली ग्राइंड दिस। इसको हम ग्राइंड करके फ्लश कर देते हैं अपने पार्ट के साथ। ठीक है, तो हम इसको फ्लैट कर देते हैं इस सरफेस। ठीक है ना, इस सरफेस को वी यूजुअली फ्लैटन इट अप। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस लग रही हैं इस जॉइंट के ऊपर, वेल्डेड जॉइंट के ऊपर, तो सेम फोर्स इज गोइंग टू अप्लाई टू द वेल्ड इटसेल्फ। तो वेल्ड के ऊपर अगर मुझे स्ट्रेसेस निकालने हैं तो वी नीड टू लुक एट द एरिया विच इज गोइंग टू सपोर्ट दिस फोर्स। तो वो एरिया कौन सा होगा? वो एरिया आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जो कि वेल्डिंग का निकल के आ रहा है। तो लेट मी करेक्ट दिस थिंग। तो इट इज गोइंग टू बी दिस एरिया है। दिस एरिया इज सपोर्टिंग योर फोर्स F। ठीक है, तो दिस इज योर एरिया A एंड दिस इज फोर्स F। तो अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है तो वी जस्ट नीड टू डू F अपॉन A।
एंड एरिया क्या निकल के आ रहा है, इट इज दिस हाइट h मल्टीप्लाइड बाय द कंप्लीट लेंथ ऑफ द वेल्ड, कितनी h पे कितनी बड़ी आपने वेल्डिंग की, तो द एरिया बिकम्स HL. इस h को वी कॉल द थ्रोट ऑफ द वेल्ड. थ्रोट इज द स्मॉलेस्ट जो लेंथ होती है ना अक्रॉस द वेल्ड, दैट इज नोन एज अ थ्रोट. और फिलेट में भी निकालनी होती है. अगर आपके पास एक फिलेट वेल्ड है जो कि लेट्स से कि एक 45 डिग्री से फिलेट आपने किया हुआ है, विच इज आइडियल बट इट इज पॉसिबल. ठीक है, तो इस केस में जो स्मॉलेस्ट आपके पास थिकनेस बन रही होगी ना वेल्ड की, दैट इज गोइंग टू बी दिस थिंग हियर 90 डिग्रीज के ऊपर. तो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्रीज. इस केस में दिस इज योर थ्रोट. इसको हम टी कह देते हैं बिकॉज आप फिलेट के केस में जो एज होता है ना उसको उसकी एच कहते हैं. दिस बिकम्स द साइज ऑफ द फिलेट. ठीक है, फिलेट के केस में जो साइज होता है वो फिलेट के एच से रिप्रेजेंट होता है, तो उस केस में थ्रोट देखते हैं. इस केस में द थ्रोट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द फिलेट, कि कितना आप डेप्थ में एक्चुअली वेल्ड करना चाह रहे हैं, दैट बिकम्स योर थ्रोट एच, जो कि जो आपकी ग्रूव वेल्डिंग के लिए होगा. कुछ कह रहे सर इसमें रूट रूट 0 होता है, रूट नहीं होता इसमें? रूट रूट हो सकता है, रूट हो भी सकता है, रूट नहीं भी हो सकता. इट इज नॉट नेसेसरी. आपके पास रूट इज इन द रूट जो है ना आपके पास पैरेलल रूट, ये वाली ओपनिंग होगी ना, दिस ओपनिंग इज अ रूट. और इस केस में रूट एक्चुअली ड्रॉ हुआ है बिकॉज आप देखें इनमें पीछे से जो है ना, इस चीज को कहते हैं बैक वेल्ड. ये हमने पढ़ा नहीं है बट दिस इज नोन एज अ बैक. बैक वेल्ड जो होता है कि आप अगर दो पार्ट्स को ग्रूव वेल्ड करना चाह रहे हैं और ये आपने यहाँ पे ओपनिंग छोड़ी हुई है, if we just weld this, the weld is going to drip through this. So what we do is हम बैक साइड पे एक वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं, इसको हम कहते हैं बैक वेल्डिंग. बैक वेल्डिंग करते हैं या फिर बैकिंग, हम एक ना स्ट्रिप अटैच करते थे ताकि आपके पास यहाँ से ना कोई वेल्ड मेल्ट होके नीचे नहीं गिरे. तो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली बैक वेल्डिंग की हुई है. सही. उसके बाद उन्होंने ऊपर से आपकी ग्रूव वेल्डिंग परफॉर्म की है. तो आपके पास ग्रूव वेल्डिंग जब उन्होंने परफॉर्म की तो आपके पास ये ग्रूव वेल्डिंग है. ठीक है, अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना बैक जो रूट का, जो रूट है आपके पास दिस आर हेयर, दिस इज एक्चुअली इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है. दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज कॉजिंग मी द स्ट्रेस. जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे स्ट्रेस के लिए वैलिड है ना, उसके लिए रूट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बिकॉज वो उसी डायरेक्शन में. मुझे फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया देखना है और फोर्स के परपेंडिकुलर जो एरिया आ रहा है उसमें एच है और एल है. root is parallel to the force, so that does not contribute anything to the cross sectional area. ठीक है बेटा, ठीक है सर. सही. जो मेरे पास स्ट्रेस है, हमने ये बात कर ली कि हम यूजुअली एक्सटर्नल इन्फोर्समेंट को सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते, वी ग्राइंड इट ऑफ, और हम सिर्फ अपने जो पार्ट है उसी को सिर्फ कंसीडर, उसकी थिकनेस को कंसीडर कर रहे होते हैं एज आवर थ्रोट एच. वी डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा पार्ट इन द सिस्टम. वेल्ड का पार्ट की बात कर. ठीक है, सेम चीज हम कर सकते हैं शेयर फोर्स के साथ भी. तो अगर मेरे पास यही फोर्स शेयर में आ जाएगी तो द शेयर फोर्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस. दोनों तरफ फोर्स F होगी बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो द सिस्टम इज गोइंग टू बी इन शेयर. the area of the weld valid in this case is still going to be the same thing. तो सेम एरिया जो है वो शेयरिंग को भी रेजिस्ट कर रहा होगा. तो जो एक्चुअल शेयर आपके पास स्ट्रेस निकल के आ रहा है ना, दैट इज एक्चुअली द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला F अपॉन HL है, बट अब आपके पास फोर्स जो है वो शेयरिंग फोर्स आ गई, वो नॉर्मल फोर्स नहीं. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द केस कि आपके पास नॉर्मल फोर्स है कि शेयर फोर्स है, यू कैन फाइंड आउट योर नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड यू कैन फाइंड आउट योर शेयर स्ट्रेसेस एज वेल. ठीक है, दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस. आपके पास एक सिंपल बट जॉइंट है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और शेयर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. the stresses themselves are very straightforward to calculate. F upon HL उससे आप निकाल सकते हैं. ठीक, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होती है अगर हम डिफरेंट टाइप का वेल्ड कंसीडर करना शुरू करते हैं. तो दिस इज अ लैप जॉइंट. अब ये लैप जॉइंट ये है कि आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास एक प्लेट है, ठीक है,
उसके ऊपर हमने एक और प्लेट रख दी, तो वी हैव प्लेस्ड अ प्लेट हेयर, और उसके नीचे भी एक प्लेट हमने रखी हुई है। ठीक है, अब इनको हम वेल्ड करना चाह रहे हैं, इनको वेल्डिंग हम कर रहे हैं इस सरफेस पे, तो ये वेल्डिंग पूरी अक्रॉस दिस लेंथ चलेगी, तो दिस एंटायर पार्ट इज गोइंग टू बी वेल्डेड एंड सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन द लोअर साइड। अब उसके बाद मैं इसको टेंसाइल लोडिंग कर रहा हूं, सही, दोनों साइड से मैं जो फोर्स कंसीडर कर रहा हूं दैट इज 2F, और 2F इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दो वेल्ड हैं, तो आई कैन इजीली डिवाइड 2F इनटू 2 इक्वल पार्ट्स व्हिच विल बिकम F। अगर मैं उसको F लेता तो मेरे पास एक वेल्डिंग के ऊपर फोर्स जो कंसीडर हो रही होती है वो F/2 हो रही होती, तो हमने उसको इनिशियली 2F ले लिया ताकि वी कैन ओनली टॉक अबाउट F देन। सही है, सॉरी दिस इज F, इस साइड पे हर प्लेट FF बेयर कर रही है, इस साइड पे 2F बेयर कर रही है। सही है, तो एक वेल्ड के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज गोइंग टू बी द फोर्स F। दो टॉप और बॉटम पे वेल्ड है, एक तरफ जो फोर्स है दैट इज F। अब कुछ चीजें इसमें हमें कंसिडर करनी है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिलेट वेल्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसका साइज डिफाइन होता है उसकी एज लेंथ से। ठीक है, इसका थ्रोट हमने बात की थी डिफाइन होता है एट 45 डिग्रीज, तो द थ्रोट इज इक्वल्स टू H cos 45, सही है, विच इज इक्वल्स टू 0.707 H। सही है, तो ये थ्रोट निकल के आ जाएगा, थ्रोट की हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि थ्रोट होता क्या। अब व्हाट वी कैन डू इज हमें देखना क्या, ये फोर्स एक्चुअली स्ट्रेसेस किस तरह प्रोड्यूस कर रही है। अब इफ यू थिंक अबाउट दिस, इस के ऊपर आपके पास यहाँ पे भी फोर्स लग रही है वेल्ड के ऊपर, और सिंस दिस फोर्स इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स F एंड F, तो आपके पास टॉप वेल्ड के ऊपर भी लेफ्ट साइड से फोर्स लग रही है और राइट साइड से भी फोर्स F लग रही है, तो दिस सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, समेशन Fx इक्वल्स टू 0 है। सही है, ये बात तो ठीक है, बट सिंस दिस स्ट्रेस स्टेट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये फोर्स डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लग रही, वी डोंट हैव अ फोर्स हियर, इसकी वजह से आपके पास जो भी स्ट्रेस स्टेट प्रोड्यूस हो रही होगी इसके अंदर नॉर्मल कंपोनेंट भी होगा और इसके अंदर शियर कंपोनेंट भी होगा, दोनों तरह के कंपोनेंट्स होंगे आपके पास। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली टेक अ प्लेन ऑन दिस सरफेस। हम अभी क्या करते हैं, हम डायरेक्टली थ्रोट की बात नहीं कर रहे, हम 45 डिग्रीज की बात नहीं कर रहे, हम एक जेनेरिक प्लेन ले रहे हैं एट एनी एंगल थीटा। ठीक है, कोई किसी एंगल थीटा के ऊपर हम एक प्लेन ले रहे हैं और हम ये देखते हैं कि जो फोर्स F है इस फोर्स का इस प्लेन के ऊपर क्या कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। तो हमने अगर इसको कट किया किसी प्लेन के ऊपर, अब हम सिर्फ टॉप वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो वी आर ओनली कंसीडरिंग द टॉप पार्ट, तो जो फोर्स अगर मैं नीचे वाला पार्ट भी ड्रॉ कर दूं, इस पे फोर्स F जो लग रही थी, वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट, वी आर ओनली कंसीडरिंग द पार्ट विच इज दिस थिंग हियर, तो हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, दिस थिंग हियर। सही, अब अगर आपको ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल से भी याद होगा, अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को बीच से कट करते हैं ना, तो उधर रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं विच आर देयर सो दैट हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, और वो ठीक है ना, तो दैट इज वैलिड। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बीच से कट कर दूंगा तो देयर इज स्टिल गोइंग टू बी अ फोर्स F हियर टू इंश्योर कि आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक, अब इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको एक डायगोनल के ऊपर कट किया तो मैं इसके दो कंपोनेंट निकाल सकता हूं। एक कंपोनेंट हो सकता है अलोंग द लेंथ ऑफ द कट, तो जो मेरे पास कट है ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैं एक कंपोनेंट फोर्स का निकाल सकता हूं व्हिच आई एम कॉलिंग Fs, और एक कंपोनेंट में निकाल सकता हूं नॉर्मल टू द सरफेस व्हिच आई एम कॉलिंग Fn। सही, why I'm doing this, because इस surface के ऊपर we can see that this force is going to cause a shear stress and this force is going to cause a normal stress। ठीक है, तो अगर हम लोग Fs और Fn निकाल लेते हैं somehow, we'll be able to find out कि किसी भी एंगल थीटा के ऊपर
आपका क्या shear stress प्रोड्यूस हो रहा है, क्या नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी फोर्स को, हमारी फोर्स जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी एफ इधर, उसको वी कैन फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स, और कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमने सिर्फ एक जो सिंपल सी चीज इधर अप्लाई की हुई है वो ये है कि अगर मेरे पास दो साइड्स है ना, लेट्स से साइड 1 और साइड 2 है, दीज आर नॉर्मल, और साइड 3 और साइड 4 है, दीज आर ऑल्सो नॉर्मल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये एंगल में 90 डिग्रीज है और ये एंगल में 90 डिग्री। अगर मैं 1 और 3 के बीच में एंगल थीटा होगा ना मेरे पास, तो 2 और 4 के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। अगर आपके पास दो साइड्स हो, दो कोई भी लाइंस है, उनके बीच में अगर एंगल आपके पास आपको पता है, तो अगर मैं इन दोनों लाइनों के नॉर्मल्स ड्रॉ कर दूंगा ना, 1 का भी नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा, 3 का भी नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा, विच इज 2 and 4, इनके बीच में भी एंगल थीटा ही होता है। तो द सेम थिंग वी कैन अप्लाई हियर। तो अगर मुझे पता है कि मेरे पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन और एफ एस के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो अगर मैं वर्टिकल लाइन का नॉर्मल बना दूंगा विच विल बी एफ, और एफ एस का नॉर्मल क्या हो जाएगा, विच विल बी एफ एन, तो इनके बीच में भी एंगल जो होगा दैट इज गोइंग टू बी थीटा। तो दैट वी हैव शोन हियर। सही है, एफ पता चल गया मुझे, क्या मुझे एंगल पता चल गया, थीटा क्या है, तो एफ एन बिकम्स एफ कॉस थीटा एंड एफ एस बिकम्स एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो चीजें शोन है इसकी बात हम कर रहे हैं। सही है, तो हम एफ एस और एफ एन तो निकाल सकते हैं एट एनी गिवन एंगल। अगर मुझे एंगल पता हो तो मैं उसमें एफ एस भी निकाल सकता हूँ, एफ एन भी निकाल सकता हूँ। और एफ एस से व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड आउट माई shear stress, and Fn से I can find out my normal stress। अब A निकालना बाकी रह गया। A निकालने के लिए मुझे पास, अगर मैं इस चीज को 3D में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ना थोड़ी सी, तो ये आपकी वेल्डिंग का कट है। तो आपके पास, हम इस सरफेस पे देख रहे हैं, तो ये सरफेस, ये पूरा सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस की बात हो रही है। इस सरफेस की लेंथ is going to be the length of the weld। तो ये पूरी जो लेंथ है ना यहां से यहां तक, this is going to be your length L। और इसकी जो दूसरी डायमेंशन है, तो I will need to remove this ताकि आपको नजर आ सके, जो दूसरी डायमेंशन है that is actually this T here। ठीक है, तो T times L is your area, तो this area is equals to T times L। अब T मुझे पता नहीं है actually, I don't know what T is, so I need to also find out what is T। T निकालने के लिए what we can do is we can consider this triangle here। तो ये मैंने यहाँ पे वेल्डिंग ड्रॉ कर दी, पूरा वेल्ड ड्रॉ कर दिया। अब वेल्ड के ऊपर अगर मैं थीटा से कट कर रहा हूँ, दिस इज T, तो मैं अगर ये ऊपर वाले ट्राइंगल को कंसीडर करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कंसीडर करूँ, इसके अंदर मैं साइन लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो वन ऑफ द साइड्स इज 45 डिग्रीज बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल फिलेट वेल्ड। एक एंगल थीटा है जिसको हमने कट किया है, जो तीसरी साइड बन जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 180 माइनस थीटा माइनस 45। देख लो फुल देख। क्या कह रहे हो बेटा? गालिब को क्वेश्चन पूछना तो प्लीज अनम्यूट कर लेना। मैं समझा आपका गलती से म्यूट अनम्यूट हो गया, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। अच्छा, तो हमने करना है कि हमने इसके ऊपर साइन लॉ अप्लाई करना है। साइन लॉ अप्लाई करने के लिए हमें t डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल विच इज 45, ये लिख दिया। क्या कह रहे बेटा अब्दुल वहाब? Trying to say something? ओके, t डिवाइड बाय साइन 45 कर दिया, और इसको हमने इक्वेट करा दिया h, क्योंकि h हमें ना फिलेट वेल्ड की का साइज हमें पता होगा, इट विल बी h। ठीक है, h से हमने t निकालना है, तो हम t और h को रिलेट करना चाह रहे हैं। तो t डिवाइड बाय साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल इक्वल टू h डिवाइड बाय द साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल। तो h के ऑपोजिट एंगल इज 180 माइनस 45 माइनस थीटा, t के ऑपोजिट एंगल इज 45। ठीक है, तो this thing becomes 135 minus theta and this becomes sin alpha minus beta। sin alpha minus beta is sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta। ठीक है, तो
अगर आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे यू आर गोइंग टू एंड अप विद दिस। अब इसमें किया हुआ कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये √2 ऊपर आ रहा है, दिस √2 इज एक्चुअली सिंपली एक √2 इधर आ रहा है और एक √2 इधर आ रहा है, बिकॉज हम 135 का साइन और कॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो सेम √2 जो है वो ऊपर मूव हो गया था, इधर से हमने रिमूव करा दिया, राइट। तो व्हाट वी गेट इज वी गेट अ रिलेशनशिप टू फाइंड t। अब ये √2 किधर चला गया, दूसरी तरफ था sin 45 को मैं उठा के इधर ले गया। तो if I take it to the other side, this becomes what? This becomes 1 by under √2 and this √2 cancels with this 2, ठीक है, राइट। तो t के रिलेशनशिप आ गए इन टर्म्स ऑफ h। तो अगर मुझे अब एरिया निकालना है, एरिया बिकम्स HL डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा विच इज TL, सही। तो अगर मैं fs और fn को इस एरिया से डिवाइड करा दूंगा, आई एम गोइंग टू गेट माई shear stress and normal stress। तो मैंने यही काम यहाँ पे किया हुआ है, मैंने fs अपॉन a कर दिया और fn अपॉन a कर दिया, उससे मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस भी आ गया और shear stress भी आ गया, ठीक। अब हमने पिछले टॉपिक में, बोल्ट्स के टॉपिक में भी ये बात की थी कि अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रेसेस होते हैं एंड यू नीड टू समहाउ रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, वी नीड टू गेट एन इक्विवेलेंट स्ट्रेस। और वो इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकालने के हमने दो तरीके देखे थे, एक देखा था वॉन माइसिस स्ट्रेस और एक देखा था मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। तो वॉन माइसिस स्ट्रेस का जो आपके पास फॉर्मूला था वो ये था, ठीक। अब इस केस में इफ दिस इज आवर वॉन माइसिस स्ट्रेस, देन व्हाट डू वी गेट, हमारे पास सिर्फ एक shear स्ट्रेस का कंपोनेंट है और सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस का कंपोनेंट, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर मेरे पास ये XYZ सिस्टम है, ठीक है, इफ दिस इज माय XYZ सिस्टम, देन माय नॉर्मल स्ट्रेस इज इन व्हाट डायरेक्शन, मेरा नॉर्मल स्ट्रेस y डायरेक्शन, सही। और मेरे shear स्ट्रेस किस डायरेक्शन में, shear स्ट्रेस की जो मेरी प्लेन आ रही है, मेरी shear स्ट्रेस की प्लेन ये वाली प्लेन आ रही है, मेरा shear स्ट्रेस इस प्लेन के ऊपर। तो shear स्ट्रेस निकालने का तरीका ये होता है कि हम देखते हैं कि सरफेस नॉर्मल कौन सा है, तो सरफेस नॉर्मल आपका y है और आपकी फोर्स की क्या डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है आपकी x के अंदर, तो Fs इज इन द x डायरेक्शन। तो आपका जो स्ट्रेस का कंपोनेंट बन रहा है दैट इज एक्चुअली tau xy। तो आपके पास सिग्मा y है सिस्टम के अंदर और tau xy है सिस्टम, सिर्फ यू ओनली हैव टू थिंग्स इन दिस सिस्टम, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सिग्मा x गोज अवे, सिग्मा z गोज अवे, ठीक है, tau xy बचेगा, बाकी दोनों चीजें गो अवे, ठीक है। तो व्हाट वी एंड अप विद इज वी एंड अप विद a formula for shear after one massive stress which is only a function of sigma and one shear stress, ठीक है। उसके अंदर आप सिग्मा और tau की वैल्यूज प्लग इन कर सकते हैं and that is going to give me the one massive stress, ठीक है। अब हमने अभी तक सारा काम किया हुआ है जेनेरिक, तो वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट के हमने कौन सा थीटा एक्चुअली कंसीडर करना है। तो अगर हम ये अप्रोच यूज कर रहे हैं तो वी नीड टू समहाउ कम अप विद एंगल थीटा जिसमें हमारा वॉन माइसिस स्ट्रेस मैक्सिमम है। उसको निकालने के लिए अगर आप कोई भी फंक्शन गिवन होता है और मुझे उसका मैक्सिमा निकालना होता है, मैं उसका डेरिवेटिव लेता हूँ, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देता हूँ, राइट। तो इफ यू वी डोंट नीड टू डू दिस हियर, तो इफ यू जस्ट से डी सिग्मा डिवाइड बाय डी थीटा करके मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, दैट थीटा विल कम आउट टू बी 62.5। अब मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव शो नहीं किया, बट व्हाट आई हैव डन इज मैंने इस फंक्शन को प्लॉट किया एंड जस्ट टू शो यू वेदर दिस थिंग इज ट्रू और नॉट। तो अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूं, तो द प्लॉट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम एट 62.5 डिग्री, सही है। 62.5 डिग्री के ऊपर प्लॉट आपका मैक्सिमम हो रहा है, सही है। एंड दैट थिंग इज शोन हेयर। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू अपने फंक्शन के अंदर 62.5 डिग्री डाल दूंगा तो मेरे पास वॉन माइसिस स्ट्रेस कम्स आउट टू बी 2.16 टाइम्स F अपॉन HL, सही है, ठीक है ना। F अपॉन HL क्या है, F अपॉन HL इज व्हेन वी टेक थीटा इक्वल्स टू 0 करेंगे ना, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा कि मैं थीटा इक्वल्स टू 0 पे करूँ ना, अगर मैं इस सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट वाज द केस व्हेन वी हैड द बट जॉइंट।
तो इस केस में व्हाट वी आर सीइंग इज इन द फिलेट वेल्ड जो कि लैप के जॉइंट में आ रहा है, आपके पास जो स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट आर एक्चुअली 2.16 टाइम्स द स्ट्रेसेस दैट वर बीइंग प्रोड्यूस इन अ सिंपल बट जॉइंट। ठीक है, एक तो हमने चीज पढ़ी थी वॉन मैसेज स्ट्रेस की, कि जब वॉन मैसेज स्ट्रेस से हम चेक कर सकते हैं कि आपके पास मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम हो रहा है, आपके पास सिस्टम फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा हमने जो फेलियर थ्योरी पढ़ी थी, वी टॉक्ड अबाउट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो वहां पर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का भी एक फॉर्मूला गिवन है। अगर मैं शेयर स्ट्रेस को भी डी टाउ बाय डी थीटा कर दूं, इफ आई डू दिस I can also find out what will be my maximum shear stress. ठीक है, तो again we have not done the derivative here, बुक के अंदर डायरेक्टली रिजल्ट अवेलेबल तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, but we can use mathematic or MATLAB something like that to calculate the derivative very easily, और उसका हम थीटा से रूट भी निकाल सकते हैं। that is computationally निकालना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आपके पास टॉ की इक्वेशन को अगर मैं मैक्सिमाइज करूंगा तो आपके पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। एंड अगेन और सिंपल बट जॉइंट में जो शेयर स्ट्रेस था दैट वाज F अपॉन HL, और लैप जॉइंट के अंदर जो आपके पास शेयर स्ट्रेस निकल के आ रहा है दैट इज 1.207 टाइम्स द स्ट्रेस इन अ सिंपल बट जॉइंट। ठीक है, तो आपके पास लैप जॉइंट के अंदर स्ट्रेसेस ज्यादा आ रहे हैं। ठीक, एक जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने जो अभी यहाँ पे असम्पशन क्या की, हमने कहा है कि हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर मैंने एक सिंगल वैल्यू ऑफ टाउ निकाली थी, जैसे हमने जो यहाँ पे निकाली हुई है, और एक सिंगल वैल्यू ऑफ सिग्मा निकाली थी इस प्लेन के ऊपर, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं इस पूरे प्लेन के ऊपर टाउ या सिग्मा कांस्टेंट रहे। तो चाहे मैं इस पॉइंट पे देखूं या मैं सामने वाले पॉइंट पे देखूं या बीच में मैं वेरिएशन चेक करूं, वी आर कंसीडरिंग ओनली द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्ट्रेसेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर क्या स्ट्रेस हो। तो जस्ट टू शो यू कि हमारा मॉडल की क्या एक्यूरेसी है, बुक के अंदर कुछ रिजल्ट्स प्लॉटेड है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। The left one is from the experiment and the right one is from an FEA analysis, finite element analysis से आया। इसमें हम एक को देख लेते हैं which is crucial, which is the right one। अब right one में उन्होंने क्या प्लॉट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास फिलेट वेल्ड है उसमें मेरा जो थ्रोट होगा that throat is going to be at 45 degrees। तो इसको, इस लाइन को वो कह रहे हैं लाइन, अगर मैं इसको लिखूं this B and D, this line BD, इस BD के अक्रॉस अगर मैं अपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लॉट करूं, तो अगर आपके पास सिग्मा और टॉ अवेलेबल है ना, आप इसके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी निकाल सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसकी इक्वेशन वही वाली वैलिड होगी जो हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए सिग्मा क्यूब की इक्वेशन बनाई थी ना बोर्ड में, द सेम इक्वेशन इज वैलिड है। तो उसमें सिर्फ एक सिग्मा y है और टॉ xy है, बाकी सारी चीजें जीरो है। तो यू कैन प्लग इन एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज सिग्मा 1, व्हाट इज सिग्मा 2, and maximum shear stress is sigma 1 minus sigma 3 divided by 2. ठीक, if we plot this thing across this length, what we find out that stresses are actually not uniform. In fact, जैसे जैसे आप D से B की तरफ आ रहे हैं, आपके स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है at B, तो स्ट्रेसेस जंप कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो there is a stress concentration at B। इसका मतलब ये हमारी assumption जो है ना एक्चुअली यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस की, वो ठीक नहीं है। ठीक, तो whatever we do, we want to make a very conservative guess। हम अपने चाहते हैं कि हम स्ट्रेसेस को ज्यादा प्रेडिक्ट करें somehow। ठीक है, तो अभी हमने जो स्ट्रेसेस प्रेडिक्ट किए हैं, दिस इज कंसिडरिंग कि आपके पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है along this line, and the experiments and the numerical results are showing that that is not true। तो what we want to do is we want to get better conservative guess। हम ज्यादा कंजर्वेटिव गेस चाह रहे हैं अपने सिस्टम को। तो उसके लिए what we are doing is we are going to assume something। और हम assume ही करेंगे कि जो अच्छा रिमेंबर कीजिएगा कि हमने जो मैक्सिमम स्ट्रेस वॉन मैसेज स्ट्रेस निकाला है दैट इज 62.5 डिग्रीज के ऊपर, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज एट 67.5 डिग्रीज। हम assumption ये करेंगे कि आपका जो इस वेल्ड के ऊपर सबसे छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया बन सकता है ना, सबसे छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होगा, that is going to be the smallest area will result in the largest stress, F upon A करते हैं ना। तो अगर मैं ये करूं कि मैं अपने सिस्टम का सबसे छोटा एरिया कंसिडर कर लूं, that area is going to be with the throat, आपका जो थ्रोट निकल कर रहा है उससे निकल के आएगा। ठीक है,
थ्रोट इज द स्मॉलेस्ट एरिया इन दिस सिस्टम, ठीक है, सबसे छोटा वाला होता है थ्रोट. तो इफ वी टेक दिस थ्रोट एरिया, दिस क्रॉस सेक्शन इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन, ठीक. और मैं मैक्सिमम फोर्स कंसिडर कर दूं क्रॉस सेक्शन के ऊपर. अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ये किया था, हमने अपनी फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एफ एस और एफ एन. एफ एन भी एफ से छोटा है और एफ एस भी एफ से छोटा है, बिकॉज हम साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. एक तो हम कंजर्वेटिव रिजल्ट लेने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एरिया को सबसे छोटा कंसिडर कर रहे हैं, विच इज दिस थ्रोट एरिया हियर, और हम अपने फोर्स को सबसे बड़ी कंसिडर कर रहे हैं. तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एफ एस एंड एफ एन, हम इसको इग्नोर कर देते हैं. लेट अस कंसिडर द एंटायर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया ए. तो जो भी आपकी फोर्स है ना, इस पूरी फोर्स को मैं एज्यूम करता हूं ये पूरी फोर्स इस के ऊपर शेयर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है. अब ये एजम्पशन है, जाहिर है. अब इस एजम्पशन का फायदा क्या हो रहा है, इस एजम्पशन का फायदा ये हो रहा है कि मेरे पास एक बहुत कंजर्वेटिव रिजल्ट निकल के आएगा. और वो कंजर्वेटिव रिजल्ट ये है कि मैंने कहा कि मैं सबसे छोटा एरिया कंसिडर कर लेता हूँ. सबसे छोटा एरिया ये, तो मुझे थ्रोट की लेंथ चाहिए होगी. थ्रोट की लेंथ हमने पहले निकाली थी, दिस टी इज इक्वल्स टू एच विच इज द एंटायर थिंग, ठीक है, cos 45, ठीक. तो मेरे पास एरिया जो आ रहा है, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस बिलो, इज टी एल is going to be h l cos 45. Cos 45 becomes 1 by under root 2, तो under root 2 नीचे आ गया, सही. अगर मैं पूरी फोर्स कंसिडर कर रहा हूं तो मेरे पास shear stress becomes f upon a, तो डिनोमिनेटर में एच एल आ गया और अंडर रूट 2 ऊपर चला गया, ठीक है. एंड दिस अंडर रूट 2 इज एक्चुअली 1.414, सही है. तो मेरे पास स्ट्रेस जो निकल के आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी 1.414 F डिवाइड बाय एच एल. अब ये बहुत कंजर्वेटिव रिजल्ट है. अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने पिछले वाले रिजल्ट के साथ. पहले हमारे पास शेयर स्ट्रेस आ रहा था 1.207 F, अब हमारे पास आ रहा है 1.414 F. तो वी आर एक्चुअली प्रिडिक्टिंग 17% मोर स्ट्रेसेस, विच इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ कंजर्वेटिव केस. अच्छा बेटा, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू कम बैक जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक. अगर किसी ने अटेंडेंस इस सेशन में लिख दी है तो सही है, नहीं लिखी तो वापस आके लिख दो. मीटिंग किसी भी टाइम पे क्लोज हो जाएगी. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी मोर स्लाइड्स, आई एम जस्ट गोइंग टू कम बैक. अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो आंसर कर देंगे, किसी की अटेंडेंस रह गई तो वो लिख देगा, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू कम बैक. If you have written your attendance and you do not have anything else to say, you do not need to come back, ठीक है. The session is complete, but question answer के लिए let's come back. तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, please join back. सर जी बेटा बोलिए. सर ये हमें इसमें शेयर स्ट्रेस की कौन सी वाली यूज करनी है, ये वाली यूज करनी है 1.41 वाली या वो वाली? 1.41 वाली जो वैल्यू है, दैट इज एक्चुअली मोर कंजर्वेटिव, ठीक है. तो हमने पिछली साइड में बोला कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो शो कर रहे हैं कि एक्चुअली जो है ना वेल्थ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है. बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन आपके पास जो हमारे प्रिडिक्टेड स्ट्रेसेस हैं, जो कि पिछली वाली स्लाइड के अंदर शोन थे, these ones they are actually not going to represent the actual high stresses in the system. तो हम चाह ये रहे हैं कि हम स्ट्रेसेस को थोड़ा और प्रिडिक्ट करें. तो वी वांट टू हैव मोर प्रिडिक्ट मोर स्ट्रेसेस इन द सिस्टम सो दैट वी आर ऑन द सेफ साइड. उसके लिए हमने जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कंसीडर करनी है वो 1.207 वाली नहीं कंसीडर करनी, 1.414 वाली कंसीडर करनी है, which we are saying is actually 17% more than the previous one. सही है. ओके सर, ओके. वालिद कुछ कह रहे हैं? नो सर, ठीक है, जल्दी से मैं हो गया था. ओके. अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो अगर अटेंडेंस नहीं लिखी हुई तो यू कैन राइट द अटेंडेंस. अगर अटेंडेंस आपने लिख दी थी तो यू आर फ्री टू लीव. सर क्विज का सॉल्यूशन अपलोड हो गया?
मैं क्विज को ना एक दफा चेक कर लूँ, मैं क्विज को डिस्कस कर लूंगा पूरा आप लोगों के साथ बैठ के, ठीक है? तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ओके सर, थैंक यू, ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें। ओके, ओके थैंक यू, सर, अल्लाह थैंक यू, हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।